नमस्कार दोस्तों, आज आपको लेकर चलता हूँ लखनऊ की एक बहुत ही खूबसूरत और ऐतिहासिक जगह पर, जो लखनऊ की गोमती नदी के किनारे पर स्थित है, जिसे दिलकुशा कोठी के नाम से जाना जाता है। इसका इतिहास बड़ा ही रोचक है। उस समय की शहरी भीड़-भाड़ से दूर इस कोठी की आधारशिला गोमती नदी के किनारे रखी गई थी। लखनऊ की ऐतिहासिक और स्थापत्य धरोहरों में से एक दिलकुशा कोठी का निर्माण 18वीं शताब्दी की शुरुआत में हुआ था। दिलकुशा कोठी का निर्माण अवध के नवाब सादत अली खान द्वितीय ने ग्रीष्मकालीन के आवास के तौर पर करवाया था। इसका डिज़ाइन इंग्लैंड के सीटन डेलावेल हॉल के आधार पर किया गया था। यह इमारत इंग्लिश कंट्री हाउस से प्रेरित थी। इंग्लिश कंट्री हाउस का मतलब होता है एक बड़ा पारंपरिक घर जो अक्सर किसी धनी या कुलीन परिवार का होता था। सन 1798 के आसपास मेजर गौर औसले, जो कि एक ब्रिटिश डिप्लोमेट और आर्किटेक्ट थे जिन्हें कई भाषाओं का ज्ञान था, नवाब ने औसले की कला और यूरोपियन आर्किटेक्चर में निपुणता देखकर उनसे एक कंट्री हाउस बनवाया, जिसे बाद में दिलकुशा कोठी का नाम दिया गया। दिलकुशा कोठी के एंट्रेंस पे एक ग्रैंड स्टेयरकेस हुआ करता था, जो आज भी मौजूद है। दीवारों और छतों पर यूरोपीय पेंटिंग और सजावट होती थी। यह इमारत पूर्ण रूप से आवासीय महल की तरह नहीं थी, बल्कि हंटिंग लॉज और मनोरंजन स्थल के रूप में डिज़ाइन की गई थी। इसके अंदर विशाल हॉल और ड्राइंग रूम थे, जिनका प्रयोग मेहमानों के लिए किया जाता था। इसके निर्माण का मूल उद्देश्य नवाब और उनके अंग्रेज मित्रों के लिए शिकार और मनोरंजन था। इसके चारों ओर फैले बगीचे और खुले क्षेत्र शिकार के लिए उपयुक्त थे। यह कोठी शहर की भीड़-भाड़ से दूर शांत और हरियाली से भरे क्षेत्र में थी। यहाँ नवाब और उनके अंग्रेज मेहमान गर्मियों में आराम करने आया करते थे। ब्रिटिश शैली की यह इमारत अवध में अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव और उनकी सांस्कृतिक छाप का प्रतीक भी थी। इसकी बाहरी संरचना लाल ईंटों और प्लास्टर से बनी भव्य इमारत, 4 कोनों पर ऊंचे टावर बनाए गए थे। मुख्य भवन में बड़े-बड़े आर्च और खिड़कियाँ थीं, जो यूरोपीय शैली का प्रतीक थी। इसका यूरोपियन डिज़ाइन और इंग्लिश बारोक आर्किटेक्चर अवध के पारंपरिक इंडो इस्लामिक शैली से बिल्कुल अलग था। इसी कोठी के चारों ओर विशाल दिलकुशा गार्डन थे, जिनमें फव्वारे, रास्ते और पेड़ों से घिरे खुले क्षेत्र थे। ये जगह आराम, सैर और शिकार के लिए बनाई गई थी, जहाँ नवाब साहब और नवाब के अंग्रेज दोस्त आते, शिकार करते और साथ में आराम करते थे। लेकिन समय बदलता है और 10 मई 1857 को उत्तर प्रदेश के मेरठ में संग्राम की शुरुआत होती है। मेरठ में हुए विद्रोह का कारण सिपाहियों की राइफल कार्ट्रिज में ब्रिटिशर्स के द्वारा गाय के फैट का इस्तेमाल किए जाने से शुरू हुआ था, जो हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए रिलीजियसली ऑफेंसिव था। इस विद्रोह से नाराज हुए ब्रिटिशर्स ने लगभग 85 सिपाहियों को सजा दी। इसके बाद कई कारणों से विद्रोह बढ़ता चला गया और मेरठ के रिवोल्ट के बाद लखनऊ, कानपुर आदि जगहों तक फैल गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब वाजिद अली शाह को सन 1856 में गद्दी से हटा दिया और अवध को अपने कंट्रोल में ले लिया। अवध के लोग ब्रिटिशर्स के द्वारा रिलीजियस और कल्चरल सेंटिमेंट्स को इग्नोर करने और नवाब को गद्दी से हटाने के कारण बहुत नाराज़ थे, जिससे अवध में भी विद्रोह भड़क उठा। सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय लखनऊ में हुए किलेबंदी और घेराबंदी के दौरान इस कोठी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दिलकुशा कोठी ब्रिटिश सेना और विद्रोहियों के बीच संघर्ष का प्रमुख केंद्र रही और विद्रोह के समय ब्रिटिशर्स ने लखनऊ की रेजिडेंसी को अपना ठिकाना बनाया। सन 1857 में जून से सितंबर के समय में जब विद्रोहियों ने रेजिडेंसी की घेराबंदी की, तब अंग्रेज़ों ने दिलकुशा कोठी को एक रणनीतिक सैन्य चौकी बनाया, क्योंकि ये रेजिडेंसी के करीब और एक ऊंचे स्थान पर स्थित थी। कई बार यह कोठी विद्रोहियों और अंग्रेज़ों के बीच हाथ बदलती रही। इसकी मजबूत दीवारों और ऊंचे टावरों के कारण ये सैनिकों के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण थी। लड़ाई में कोठी को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया गया। छतें और अंदरूनी हिस्से पूरी तरह नष्ट हो गए, केवल बाहरी दीवारें और टावर बच गए। इसलिए आज यह केवल खंडहर के रूप में मौजूद है। संग्राम के समय दिलकुशा कोठी और रेजिडेंसी के बीच का इलाका ही मुख्य संघर्ष का क्षेत्र था। रेजिडेंसी अंग्रेजों का मुख्य ठिकाना बनी
और दिलकुशा कोठी उनकी रणनीतिक चौकी बनी और अवध की विद्रोही सेनाओं ने अपना सिकंदराबाद की तरफ ठिकाना बनाया। सन 1857 में नवंबर में जनरल कैंपबेल की सेना ने लखनऊ पहुंचकर विद्रोहियों को पीछे हटाया और भारी तोपों की मार से दिलकुशा कोठी को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। दिलकुशा स्मारक परिसर में स्थित ये 2 समाधियां ब्रिटिश सैन्य अधिकारियों की हैं। पहली समाधि 18वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट के अधिकारी लेफ्टिनेंट चार्ल्स कीथ डैशवुड की है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारियों के साथ हुए युद्ध में दिलकुशा कोठी में 22 नवंबर 1857 को 19 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई थी। दूसरी समाधि चौथी पंजाब राइफल के सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट डब्ल्यू पॉल की है, जो पहले स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मेजर जनरल सर कॉलिन कैंपबेल केसीबी के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना की सहायता के लिए भेजी गई सैन्य टुकड़ी एवं क्रांतिकारियों के बीच सिकंदराबाद में हुए युद्ध में 16 नवंबर 1857 को मारे गए थे। इस स्मृतिका को चौथी पंजाब राइफल्स के उनके सहयोगी अधिकारियों द्वारा निर्मित किया गया था। अंततः नवंबर 1857 में अंग्रेजी सेना के मेजर कैंपबेल की टुकड़ी ने लखनऊ पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। इसके बाद दिलकुशा कोठी को पूरी तरह से अंग्रेजों द्वारा इसे सैन्य उपयोग में लिया जाने लगा। दिलकुशा कोठी सिर्फ एक शाही शिकारगाह नहीं रही, बल्कि 1857 की लड़ाई में यह स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष और बलिदान की गवाही भी बनी। आज भी इसके खंडहर उस दौर की वीरता और विनाश दोनों की कहानी कहते हैं। सन 1880 के दशक तक यह इमारत लगभग खंडहर में बदल गई थी और वर्तमान के समय में केवल इसकी बाहरी दीवारें और कुछ टावर और ढांचे ही शेष रह गए थे। इसके चारों ओर अब भी बड़े बड़े बाग बगीचे मौजूद हैं। आज दिलकुशा कोठी को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया गया है। दिलकुशा कोठी जैसी नक्काशी आज भी छतर मंजिल के सामने बनी एक कोठी में देखने को मिलती है। दिलकुशा कोठी के खंडहर हो जाने के पीछे का इतिहास जानकर आपको कैसा लगा और लखनऊ में आपको कौन कौन सी जगहें अच्छी लगती हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। आपसे फिर मुलाकात होगी हमारी अगली वीडियो में।